या ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर जो करों के और जो तमाम उनके शोषण थे उस पर लिखा नहीं गया। उससे पहले भी प्राणनाथ विद्यालंकार ने 1921 में किसानों पर अत्याचार नाम से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी। उसमें उन्होंने 137 तरह के टैक्सों का जिक्र किया था। बाबा रामचंद्र के दिमाग में एक बात चलती थी और अंत तक वो रही उनके दिमाग में कि बाबा मतलब महात्मा गांधी अगर जो हमारा किसानों का नेतृत्व कर लेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का उदाहरण था उनके सामने कि वो अगर जो एक बार उन्होंने हमारे हाथ में ले लिया या हमारे इसको जो है समर्थन कर दिया तो हम लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम एक ऐसे मेहमान को आपसे रूबरू कराने के लिए आए हुए हैं जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा और उनकी किताब भी पढ़ी होगी। मैं बात कर रहा हूं राजीव कुमार पाल जी की और उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब एका के नाम से नवारुण प्रकाशन से 2019 में प्रकाशित हुई थी। और आपने किताब जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इस किताब को देखना है और इस किताब को जरूर पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि किताब इतिहास के विषय को लेकर लिखी गई है, लेकिन इतिहास का जो तथ्यों का बोझ है वो किताब को कहीं भी उसके रस को भंग नहीं करता। इस तरह से तथ्यों को पिरोया गया है कि आप उपन्यास का एहसास करते हुए किताब को पढ़ सकते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि इस किताब में ऐसा क्या है। इस किताब में वो सब कुछ है जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। यानी हम सभी लोग अन्न खाते हैं तो उन अन्न पैदा करने वाले किसानों की कहानी है जो आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनके सवाल तब भी बहुत उपेक्षित रखे गए और आज भी वो सवाल उपेक्षित हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामचंद्र की और मदारी पाटिल जी की। इन दो नायकों से अगर अवध को समझा जाए तो बहुत कुछ किसानों की जो स्थितियाँ हैं वो समझने में, हमारी आज की समस्याओं को भी समझने में मदद मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि अवध का इतिहास क्या रहा है और ख़ास तौर से बाबा रामचंद्र ने कैसे काम किया, कैसे वहाँ के लोगों को एकजुट किया, एका की स्थापना की और फिर कैसे उस पूरे आंदोलन को कांग्रेस पार्टी और बाकी जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसको एक तरह से हतोत्साहित भी किया। कई मौके आए जब ये सारे तथ्य हमको मिलते हैं, लेकिन इन सारी बातों को हम राजीव कुमार पाल जी से समझने का प्रयास करेंगे। सर, हम लोग अपनी जो बतकही है वो यहीं से शुरू करते हैं कि जो एका का पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन के जो आपने तथ्य देखे हैं, जैसे वी.एन. मेहता की जो आपने रिपोर्ट बार बार उसमें कोट की है जी, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको लेकर के वी.एन. मेहता बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे और ये मान रहे थे कि अगर ये बात सही सलामत पहुंच गई तो बहुत कुछ किसानों की स्थितियों में बदलाव आ जाएगा। मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं तिवारी जी आपका कि आपने मुझे मंच प्रदान किया कुछ अपनी बात कहने का। बहुत कुछ तो इस किताब में आपने खुद भी देखा होगा, लेकिन मुझे इस बात का अभी भी एक पूर्व कथन में ये कहना चाहता हूं कि इस इतिहास पर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और वो स्थानीय स्तर के थे। जैसा कि आपने कहा कि बाबा रामचंद्र या मदारी पासी जो नायक थे, लेकिन इस किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इसने लोकल लेवल पे, स्थानीय क्षेत्र लेवल पर अपने अपने नायक पैदा किए। अनगिनत नायक हैं। हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये दो डॉक्यूमेंटेड थे, बाबा अमोल दास, बाबा जानकी दास, झिंगुरी सिंह, कुछ और नाम मैं भूल रहा हूं। मतलब पूरे जितने भी अवध के जो 12 डिस्ट्रिक्ट थे, सब ने अपने अपने नायक पैदा किए और एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये सबसे बड़ी विशेषता ये थी जो कि अशिक्षित किसानों के कंधों पर था। और ये भी मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि इस आंदोलन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले शिक्षित लोग थे, जो अपने को तथाकथित मतलब समाज के अलंबरदार मांगते थे और कहते थे कि नहीं हम उसमें चल रहे हैं। और जो एक्सप्लॉयटेशन, आपने मेहता साहब की जो रिपोर्ट की बात की है, तो मेहता साहब एक नौकरशाह थे।
वहां की रिपोर्ट जब मांगी गई थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो निष्पक्ष रिपोर्ट थी। या ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर जो करों के और जो तमाम उनके शोषण थे उस पर लिखा नहीं गया। उससे पहले भी प्राणनाथ विद्यालंकार ने 1921 में किसानों पर अत्याचार नाम से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी। उसमें उन्होंने 137 तरह के टैक्सों का जिक्र किया था। तो हम ये कहें कि नहीं, मतलब केवल मेहता साहब ने ही बहुत ये कारनामा कर दिया, तो ऐसा नहीं था। मेहता साहब केवल अपना एक जो है कर्तव्य जो पालन था वो कर रहे थे। लेकिन जो समस्याएं थी वो पूरे अवध की, और अवध को अगर जो हम केंद्र बिंदु मान लें तो वो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश की मैं समझता हूं कि समस्याएं यही रही होंगी, क्योंकि अवध में तालुकेदार प्रथा थी तो ये कुछ ज्यादा विजिबल हो गया। बाकी जगह जमींदारी प्रथा थी। इतना शोषण शोषण तो पूरा था लेकिन वो इतना विजिबल नहीं हुआ। बस ये अंतर है उसमें। बाबा रामचंद्र जैसे विदेश जाते हैं, वहां से लौट करके आते हैं और रामचरितमानस की चौपाइयों का एक तरह से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए उसका खूब उपयोग करते हैं। यानी जी, जी। एक किताब जो जिस पर ये माना जा रहा था कि वो एक तरह से ब्राह्मणों के वर्चस्व उस पर बना हुआ था, लेकिन जी, जिस तरह से वो रामचरितमानस का वो उपयोग करते हैं, ऐसा कोई जी। दूसरा उपयोग आपको इतिहास में देखने को मिलता है? मैं सबसे पहले बाबा रामचंद्र के विदेश से आने की बात, मैं ये कहूंगा कि बाबा रामचंद्र को जो विदेश में जो रामायण पढ़ने को मिली वो फिजी में मिली थी। और ये जो आपको होगा कि मॉरिशस और फिजी में अवध के 80% लोग थे। वहां की जनसंख्या देखें तो बहराइच, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, मोस्टली यहीं के लोग जो हैं वो इंडेंचर लेबर बना करके जो है वो गिरमिटिया मजदूर जिन्हें बोलते हैं, ये ले जाए गए थे और जबरदस्ती ले जाए गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें प्यार से, उनको उनके पास तो अपने से था ही नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं था, तो ले जाए गए थे। वहां पे भी उन्होंने शोषण देखा बाबा रामचंद्र ने। तो वहां से जब लौट कर आए तो वहां यहां पर ही किसानों का शोषण देखा। तो दो बातें उनकी समझ में आई। एक तो ये कि ये गिरमिटिया मजदूर क्यों बने वहां, और दूसरी ये कि उन्हें जो संबल मिलते थे आपस में ऐसी जगह पे एकांत में रहने में, महाभारत ये रामायण मतलब मेरा रामचरितमानस से है, उन्होंने उसकी बहुत भूमिका निभाई। रामचरितमानस एक्चुअली में अवध के घर घर में कहावतों की तरह है। ये कहावतें कही जाती हैं जो उसमें रामचरितमानस के बहुत सारी जो चौपाइयां हैं वो उसमें शामिल की जाती हैं। तो हम ये कहें कि मतलब रामचरितमानस जो है एक विद्वानों का ग्रंथ है, उससे कहीं ज्यादा वो जनमानस में पैठ में हुआ था उसका। और यही कारण था कि वो जो रामायण में जो कही गई बातें हैं वो बाबा रामचंद्र ने जो बोली तो लोगों को अंदर तक वो पहुंची, क्योंकि वो उसी को जी रहे थे। इससे पहले रामायण का, रामचरितमानस का ऐसा उपयोग हुआ हो, मुझे तो लगता है कि जो जनमानस में बैठा ही हुआ है। तो महाकाव्य की विशेषता भी यही होती है कि वो जो है वो अडॉप्ट हो जाता है आज, इसीलिए हम उसको अपना धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं। तो रामचंद्र कोई मतलब जो कुछ भी रहे हो, लेकिन वहां के लिए, जो अवध के लिए, वो मतलब आशा के संबल थे। हम उन्हें भगवान के रूप में देखें, एक आदर्श लोकनायक के रूप में देखें, कुछ भी देखें, लेकिन जो समय समय पर हमें जो है उनको किसानों को जीने का सहारा देते थे, और वो सहारा बाबा रामचंद्र के चौपाइयों में भी निकलता है। और रामचरितमानस तो अनूठा ग्रंथ है ही। बाबा रामचंद्र जब आते हैं नूरे में अपना पूरा दफ्तर झुमरी सिंह और सहदेव सिंह उनके स्थापित करते हैं। हालांकि किसान सभा के दफ्तर की स्थापना तो पहले हो चुकी थी वहां पर, लेकिन बाबा के आने के बाद एक तरह से उस पूरा आंदोलन को एक गति मिलती। और पहली घटना जो आपने जिसका जिक्र किया हुआ है कि प्रतापगढ़ में घटती है, जिसके बाद बाबा को उनके साथियों के साथ जेल भेज दिया जाता है।
क्या पहली बार ये किसान इस तरह से सत्ता के साथ उस समय ब्रिटिश हुकूमत के साथ टकरा रहे हैं, या अवध में, या 1857 अगर हम छोड़े तो कोई दूसरा ऐसा आंदोलन है सामने जहां पर इस तरह से किसान सामने आए हैं और किसानों के मन में जो ब्रिटिश हुकूमत का डर था, जो शोषण का, जमींदारों का, वो कम हुआ हो? आपने देखा होगा इसके पहले किसानों की हालत ये थी कि पूरे गांव में अगर जो चौकीदार भी आ जाता था, किसी को बुला लेता था, तो पूरा गांव कांप जाता था। ब्रिटिश शासन का इतना कठोर प्रभाव था। लेकिन बाबा, उससे पहले मैं घटना बताना, बाबा रामचंद्र को लाने वाले झुमरी सिंह थे, और झुमरी सिंह और सहदेव सिंह ही बाबा रामचंद्र को लाए थे, क्योंकि वो नेतृत्व की उनकी प्रभावीता को समझ रहे थे कि वो उनके मतलब उन्हें किसी ऐसे नायक की जरूरत थी जो लीड कर सके उन्हें और कुछ रास्ता दे सके उन्हें, क्योंकि बाबा रामचंद्र की थोड़ा रामायण पढ़ने की वजह से आसपास लोकप्रियता काफी हो गई थी, तो उन्हें ये मिले। और उसके बाद बाबा रामचंद्र की कहानी भी थी कि वो फिजी में आंदोलन के दौरान ही उन्हें देश निकाले की चेतावनी दी गई थी, तब वो आए थे। तो वो बाबा रामचंद्र ने बखूबी इसका प्रयोग भी किया। उन्होंने किसानों को, जो सबसे बड़ी उपलब्धि बाबा रामचंद्र की ये थी कि उन्होंने किसानों को का डर भगा दिया ब्रिटिश शासन के प्रति। और यही वजह थे लखरामा बाग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि घटना में पूरे किसानों के गांव पूरे जला दिए गए थे। उसमें पंडित नेहरू जाकर के बीच में पड़े थे, और फिर उसके बाद उन्होंने गांवों का किया था। तो मैं तो एक यहाँ तक कहूंगा कि एडवोकेट नेहरू जी को जवाहरलाल नेहरू बनाने में ये अवध के इस किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसी आंदोलन की वजह से उन्होंने वो प्रतापगढ़ और अवध के गांवों में घूमे, उन्होंने किसानों की दुर्दशा देखी। आप ऑटोबायोग्राफी देखिए नेहरू जी की, तो आपको पूरी ऑटोबायोग्राफी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो उनका रूरल उस पर ही मिलेगा, गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, तालुकेदारों के बारे में आपको उन्हीं के वर्णन मिलेंगे जिन्होंने उनके विचारों को और उनको एक लीडर बनाने में बहुत सहायता दी। एक घटना का जिक्र मैं पढ़ता हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उसकी सच्चाई क्या थी। कि बाबा रामचंद्र को साथियों के साथ जाते हैं इलाहाबाद मिलने के लिए, और जी, तो उस समय का घटनाक्रम क्या था? क्योंकि एक उसका पाठ ये मिलता है कि नेहरू जी ने मिलने से इनकार कर दिया था, और सुनने में ये भी आया कि कहा कि कोई बाबा आए थे और वो अपने साथियों के साथ, लेकिन उनके अंदर कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। तो इसका सच क्या है? देखिए, वो जो ये आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो बलुआ घाट की घटना है जी। बाबा उन्हीं किसानों को लेकर के अपनी पिटीशन के लिए गए थे। उनको उनके विचार में, दिमाग में ये था कि वो वस्तुतः महात्मा गांधी से मिलने गए थे, कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांधी जी आने वाले, तो गांधी जी आने वाले हैं, इस वजह से वो गए थे। बाबा रामचंद्र के दिमाग में एक बात चलती थी और अंत तक वो रही उनके दिमाग में कि बाबा मतलब महात्मा गांधी अगर जो हमारा किसानों का नेतृत्व कर लेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का उदाहरण था उनके सामने कि वो अगर जो एक बार उन्होंने हमारे हाथ में ले लिया या हमारे इसको जो है समर्थन कर दिया तो हम लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। तो वो उनकी रणनीति थी बाबा रामचंद्र की। वो इसीलिए 100 किसानों को लेकर के वहां गए थे। आपको तभी बताओगा उस समय के वातावरण को देखें हम तो किसानों के पास से नहीं था, उनकी इतनी ताकत नहीं थी, उनके पास कोई उस समय वोट की ताकत नहीं थी, कोई धन दौलत की ताकत नहीं थी, कोई वायलेंस तो था ही नहीं उनके। वो तो दबे कुचले पिछड़े हुए गरीब खेतीहर थे बेचारे, जिनको हर 7 साल में जो है वो नजराना देना पड़ता था और तरह तरह के टैक्स, हथियावन, मोटरावन और कौन कौन से टैक्स में, मतलब आज को किसी बच्चों को बताएंगे तो आपको हंसी आएगी, ये कॉमिक हो जाएगा ये, लेकिन उस समय वो उनसे वसूला जाता था, तो उसको देने के लिए गए थे। तो जब ऐसे वातावरण में कोई पहली बार जाएगा तो लाजमी है कि ये जरूरी नहीं है कि उसको उतनी गंभीरता से लिया जाए,
लेकिन नेहरू जी ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, ये प्रॉमिस लेकर के वो आए थे वहां पर। और बाद की घटनाओं ने सिद्ध भी किया कि नेहरू जी गए भी थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें मिलने से इनकार किया या किया। बस ये एक उस समय का वातावरण था। बाबा ने अपनी डायरी में लिखा है, जरूरी नहीं कि उनकी डायरी में जो कुछ लिखा गया हो वो पूरा वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन स्थिति बात की अगर जो हम परिस्थितियों से जोड़ें तो मुझे ऐसा नहीं लगता। एक जिक्र ये भी आता है कि जैसे जो 20 दिसंबर का जो पूरा आंदोलन था अयोध्या में, जो उन्होंने सभा बुलाई थी, जी उसका पहले फैजाबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी उन लोगों ने भी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और बाद में जब जुलाई से लेकर दिसंबर तक बाबा जो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, किसानों को इसके प्रति सचेत कर रहे थे, और खासतौर से इस सम्मेलन को लेकर के, और फिर जी वहां जब जो कुछ घटनाक्रम घटता है तो उससे नहीं लगता है कि बाबा के काम से कहीं न कहीं कुछ आपसी मनमुटाव या इस तरह कुछ घट रहा था, खासतौर से लोकल स्तर पर? नहीं, देखिए लोकल स्तर पर प्रशासन तो सख्त खिलाफ था ही बाबा के। जी प्रशासन, और प्रशासन मतलब तालुकेदार और उनका पूरा अमला और ब्रिटिश प्रशासन, जिसकी परिणति हम सई नदी गोलीकांड में देखते हैं। जी तो रो तो रहेगा ही। किसान, दूसरी तरफ किसान थे। बात ये थी कि बाबा को मैं इसलिए मानता हूं कि उन्होंने उस आंदोलन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जी तमाम परिस्थितियों के बावजूद, नहीं तो शायद वो और बेकाबू और वायलेंट हो जाता। नतीजा जिसमें यही होता कि जो वनरेबल ग्रुप था, जो किसान थे, उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान होता। तो इसको हम इस वे में नहीं कह सकते कि मतलब बाबा से मनमुटाव या वो हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि जो जनशक्ति है और जो भावना है वो पहली बार जो है अयोध्या के सम्मेलन में लोगों ने देखी, कांग्रेस ने भी देखी, उसने रिकॉग्नाइज किया कांग्रेस ने। इसके बाद आपको याद होगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी, और मतलब यहां तक हो गया कि किसान ने अपने दो कांग्रेस नेताओं में किसान सभा का श्रेय लेने की होड़ भी मच गई बड़े नेताओं में। तो ये किसानों की, मैं तो इसे अपनी किसानों की जीत मानता हूँ। जी लेकिन इसमें एक और बात भी है कि जैसे गणेशंकर विद्यार्थी ने तो बाबा को किसान नेता के रूप में एक खबर में एक पोस्टर था उसमें उल्लेख किया था, लेकिन बाकी जगहों पर जब भी किसान नेता की बात आती है तो पंडित मदन मोहन मालवीय और इसके बाद मोतीलाल नेहरू और बाकी लोगों में भी एक तरह से होड़ हमको दिखाई पड़ती है। जी क्या इसके पीछे ये नहीं लगता है कि दरअसल जो ये लोग थे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो उस समय का पूरा नेतृत्व था, इसका आपने उल्लेख भी किया है कि शिव वर्मा बाद में जाते भी हैं वहां पर, खासतौर से मदारी पासी को लेकर के, कि जो कुछ उनके साथ उस समय किया जा रहा था। जी जी और मालवीय जी सीधे सीधे कहते भी हैं कि मतलब ये हम इस पर कांग्रेस के मंच पर ये बात नहीं कह सकते, इस समय उपयुक्त नहीं है। जी तो ये घटनाक्रम नहीं दिखाता है कि दरअसल किसान नेता होना और किसानों का नुमाइंदा अपने आप को सिद्ध करना, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बाबा की जो लगातार उपेक्षा बाद में होती है, जैसे जब बाबा को वहां पर गांधी जी की सभा में जिस तरह से वहां पर उनको गिरफ्तार किया जाता है, इसके बाद बाबा एक तरह से हाशिए पर चले जाते हैं, और चले गए थे कि वो जाने के लिए एक तरह से स्थितियां बनाई जाती हैं जी, और जिसका बाबा को दुख भी है। आप इस पूरे मतलब जो बदलाव है कि कैसे एक नेता अपना पूरा सब कुछ किसानों के लिए समर्पित किया होता है और फिर बाद में उसी आइडेंटिटी की जो क्राइसिस है वो अंत तक बनी रहती है। देखिए, वो यही जन आंदोलन की एक यही परेशानी भी है, और उपलब्धि वो यही है कि जन आंदोलन जितना अपने को नवीनीकरण करता जाएगा, पुनर्जीवीकरण करता जाएगा, कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिक सकता अगर जो उसमें आप ऊर्जा ना भरते रहें, उसमें कार्यक्रम ना बराबर बनाते रहें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मालवीय जी को उस समय एक लक्ष्य केवल ये नहीं था, मालवीय जी एक दूसरे लक्ष्य को देख रहे थे। वो था उस समय एक तो चुनाव थे
1919 के अधिनियम के बाद के, और जो दूसरा था महात्मा गांधी का आंदोलन, वो भी साथ में पैरेलली आया था। तो कांग्रेस की दुविधा ये थी कि कांग्रेस के जो मेन कंट्रीब्यूटर थे, जो समर्थक थे और जो उनको उनके साथ थे, वो तो जमींदार वर्ग था, तालुकेदार वर्ग था, अधिवक्ता वर्ग था। वो उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरी बात, पार्टी कोई भी होती है उसी के लोगों से ही बनती है, तो से तो उन्हीं की होती थी। किसानों का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं था कहीं। जी जी 1925 की कांग्रेस में मजदूरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। हसरत मोहानी जबरदस्ती जो है मजदूरों को लेकर के गए थे। 1919 में याद होगा आपको कि मोतीलाल नेहरू ने पहली बार कुछ किसान प्रतिनिधि लिए थे। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि भविष्य में कोई भी किसानों का प्रतिनिधि नहीं आएगा। तालुकेदारों ने कहा कि किसानों का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं। तो ऐसे में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका संज्ञान कौन लेगा? तो वो जो ट्रेजेडी है वो वर्तमान समय में भी है, उस समय में भी थी। इससे एक बात ये पता चलती है, अगर इसको सिलसिलेवार क्रम रूप से देखा जाए, कि दरअसल किसानों का जो सवाल है वो समय समय पर सुविधा के हिसाब से लिया गया है। खासतौर से जब आंदोलन को जनपक्षी बताने की बात हो, और वैसे किसान कहीं भी हमको मुख्य धारा में दिखाई नहीं पड़ते हैं। खासतौर से पूरे आज़ादी के आंदोलन में कुछ 2-3 आंदोलन है जहां पर गांधी जी सीधे शामिल होते हैं, या पटेल शामिल होते हैं, या कोई और जो बड़ा नेता है। इसके अतिरिक्त कोई अगर आंदोलन खड़ा होता है तो उसको लेकर के बहुत उसको शामिल करने की कांग्रेस में हमको कमी दिखाई पड़ती है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ 1920 वाला जो आंदोलन था गांधी जी का, वो वहां पर हमें लगता था कहीं जो देख करके कि उसमें किसान थोड़ा सामने आया था, लेकिन उसके बाद किसान की आइडेंटिटी एज ए दल, एज ए ग्रुप, समूह, वो मतलब कहीं पर तभी आती है जब वो उससे इतर कुछ बनता है। किसान के नाम पर कोई मजदूर की आइडेंटिटी आ जाती है, लेकिन किसान की सबसे बड़े दुखद पहलू ये, किसान जब मजदूर बनता है तो उसकी आइडेंटिटी आएगी। किसान अगर जो व्यापारी बन जाएगा तो उसकी आइडेंटिटी आएगी। किसान अगर जो किसान है तो उसकी आइडेंटिटी नहीं आएगी। ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है किसान की। और ये जो भी किसान नेता हैं उनको इस चीज को एक सोचना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इधर के दिनों में मुझे बदलाव दिखा है कि नहीं, अब किसान भी अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। जैसे आपने अपने भी बीच में ही उल्लेख किया था कि किसानों का जो सवाल है वो उसका सबसे जो नुकसान हुआ है वो समाज के पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा हुआ है। अगर हम मदारी पासी को देखें, या इधर का जो पूरा हमको दिखाई पड़ता है, जो बड़े आंदोलन हमको देखने को मिलते हैं पंजाब में, वहां भी किसान वही ज्यादा लंबे समय से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो मूल रूप से खेती से जुड़े हुए हैं और अपनी बात बहुत आसान शब्दों में कहते हैं। कोई भी वहां पर आडंबर न तो भाषा का है, न तो वहां पर शब्दों का कोई आडंबर है। सीधी साधी अपनी बात, और मांगी बहुत सामान्य है। जी, आपको नहीं लगता है कि दरअसल जैसे ही किसान का सवाल समाज के पढ़े लिखे वर्ग के बीच जाता है, वो दरअसल अवधारणाओं में तो नहीं खेलने लगता है सिर्फ कि किसान को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? जी, मेरा तो यही मानना है कि मतलब ये तो तमाम इस पर टिप्पणियां की जा सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसान अपनी सीधी बात ही करता है। अब उसको हम उस सीधे सूत्रों को हम किस किस तरह से तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह प्रस्तुत करें, वो अलग बात है। वो फिर वही बात आ जाती है कि किसान की अपनी आइडेंटिटी तो सीधी है, लेकिन उसको जो इस तरीके से पेश कर दिया जाता है तो उसकी कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो क्या निकल के आएगा। जो हमारे नरेटिव्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हाँ, तो हमें दिक्कत यही है कि वो अगर जो शायद वो 1920
वो तो किसानों का वो जो आंदोलन अवध का था, वो अगर जो पूरे देश में उस समय फैला होता और एक किसान नेता वास्तव में किसान नेता होते, तो शायद आज ये स्थिति ना आती। क्योंकि भारत सभी जानते हैं कृषि प्रधान देश था उस समय, तो 70-75% आबादी जो है वो कृषि से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये बात सही है कि हमने जो दूसरी अपना सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, उसमें उस समय की हो सकता है जरूरत हो, क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि उस पर कोई कमेंट कर पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं किसानों की आइडेंटिटी क्राइसिस भी आई है। आज भी हम देखते हैं एक्वायरिंग ऑफ लैंड जो होता है, वो किसान, उसका सबसे वर्स्ट सफरर किसान ही है। आप करोड़ दे दें, 2 करोड़ दे दें, 10 करोड़ दे दें, उसकी आइडेंटिटी तो खत्म कर रहे हैं ना। वो हम पॉलिसी अपनी बना ही नहीं रहे, अपनी योजनाएं उस तरह से हम नहीं बना पा रहे कि जो इसमें किसान की आइडेंटिटी बची रहे। मदारी पासी के बारे में जब आपने ये सारे तथ्य जुटाए थे, तो इसके पहले आपके दिमाग में कौन सी धारणाएं थी मदारी पासी को लेकर? क्योंकि बहुत कम हमको लिखा हुआ मिलता है ऐसे नायकों पर, और आपने उसका उल्लेख किया है कि जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं उन्होंने भले ही कुछ इन नायकों के बारे में बात की, लेकिन बाकी इतिहास में हमको उनकी उपस्थिति कम दिखाई पड़ती है। जी, उसमें मदारी पासी का देखिए, सबसे पहले जो भारत में जिक्र होता है वो मानवेंद्र नाथ राय जो थे, एमएन राय ने अपने एक पेपर में जिक्र किया था। लेकिन मुझे अभी हाल ही के दिनों में, अभी मैंने मदारी पासी की जीवनी लिख रहा हूँ, कंप्लीट हो गई है, वो अभी प्रकाशित होने वाली है। मुझे जब उसकी खोज में निकला तो मैंने देखा कि हमने तो इतना नहीं लिखा, लेकिन ब्रिटिश अखबारों ने, मदारी पासी के लगभग सारे ब्रिटिश अखबारों ने उन्हें कवर किया हुआ था। हालांकि वहां पर मदारी पासी के गांव से 2 किलोमीटर दूर जाएंगे आप तो कोई मदारी पासी के बारे में नहीं जानता। लेकिन ब्रिटिश अखबार जो लंदन में थे, जो जर्मनी में थे, वो उन्होंने बकायदा उनको कवर किया हुआ था। इसीलिए वो केवल उतना ही हिस्सा डॉक्यूमेंटेड है जो एका आंदोलन से, उनके जीवन का पूरा नहीं मिल पाया। जो जनश्रुति थी, जो लोगों से मिले, तो जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिन्होंने देखा था और हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ था। हमारे आरपी सरोज जी जो डीडीजी रिटायर्ड रहे हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया था, उन्होंने वो उन लोगों से मिले थे जिन्होंने उन्हें देखा था मदारी पासी को। तो उन लोगों के इंटरव्यू उन्होंने लिए थे, वो हमारे लिए बहुत महत्व के थे। और मैं मतलब इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ आरपी सरोज जी को कि कम से कम उन्होंने एक ऐसा इतिहास जो है वो थोड़ा सा सहेज के रख लिया जो जिनका लिखा नहीं जाता। हमारी पिंजी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इतिहास कुछ लोगों का ही लिखा जाता है। अवध के मैंने फिर आपसे कहा ना, अमोल शर्मा, झिंगुरी सिंह, सहदेव सिंह, झनकू सिंह, मतलब वो हर, बाबा जानकी दास, गोमती प्रसाद, ऐसे कितने लोग हैं जो गांव में उन्होंने लीड किया और बहुत अच्छे ढंग से लीड किया। नहीं तो आप सोचिए कि अनपढ़ लोगों का आंदोलन इतना ऑर्गेनाइज रहा, ये संभव नहीं था। भले ही उसको 2 तरह का सामना करना पड़ा था, अपने यहाँ के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से सामना करना पड़ रहा था, साथ में ब्रिटिश शासन की जो पूरी उनका सिस्टम था उसके से भी सामना कर रहे थे। उसके बावजूद भी वो जो है आंदोलन चला और बखूबी चला 2 साल तक। तो मदारी पासी का, हाँ, मदारी पासी में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि मदारी पासी के जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो ये था कि वो जिस दौर में उन्होंने आंदोलन को पकड़ा था वो मतलब वृद्ध हो चुके थे एक तरह से। मेरे ख्याल है 60-65 की उम्र के आसपास उन्होंने इस आंदोलन को जो है में भाग लिया, मतलब नेतृत्व किया था इस आंदोलन। इससे पहले मुझे उदाहरण बाबू कुंवर सिंह का ही 1857 में दिखता है, जिन्होंने इतनी उम्र के बावजूद भी तलवार उठाई और अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो वो शख्स, और केवल यही नहीं किया, वो जो अनपढ़ शख्स समाज के ऐसे वर्ग से आता हो जिसको छूना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको तो देखिए होगा अवध में जो जाति प्रथा थी
कि मतलब जिस कास्ट को बिलोंग करते थे उसको तो कोई भी अधिकार नहीं थे एक तरह से हम देखें तो। उसके बावजूद उस शख्स ने नेतृत्व किया और उनके अंडर में चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, मतलब ये जितनी भी कास्ट हो, सब ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। तो इतना मतलब उस आदमी में कितना बड़ा नेतृत्व क्षमता रही होगी। तीसरी बात जो सबसे अपील करती है वो ये है कि केवल यहीं पर नहीं रुके, जब आंदोलन खत्म हो गया उन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्म किया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साथ उनको हेल्प की। तो इतिहास का ये पन्ना वो तो अनमोल रतन है हमारे लिए, मदारी पासी। मदारी बाबा के बारे में एक और बात आपने जो लिखी है ये है कि वो जब भी कोई कहीं सभा बुलाते थे तो उसके पहले कथा करते थे, और कथा एक माध्यम होती थी कि मतलब लोगों से बातचीत करने का और मिलने जुलने का। एक तो ये घटना है, और दूसरा घटना यह है कि बाबा मतलब मदारी पासी अलग अलग भगत सिंह से भी जुड़ाव महसूस कर रहे थे। जो वर्मा के साथ उनका मिलना जुलना था, आते थे लोग मिलने के लिए। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, फिर एक जिंदगी उनकी जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ लगातार बीत रही थी कि उन एक जाति को अपराधी की श्रेणी में डाल दिया गया हो, समाज में भी कोई उस तरह का कोई सम्मान का भाव नहीं है अगर मदारी पासी को छोड़ दिया जाए, अगर सिर्फ खाली जाति को देखा जाए। तो ऐसे में मदारी पासी के लिए लड़ना कितना कठिन रहा होगा, आपको कैसे इन अभिलेखों में मिला है? अभिलेखों में तो देखिए जिस तरह से दिया गया है अभिलेखों में, वो अंग्रेजों के जो अभिलेख हैं आपको उस आंदोलन को उन्होंने बड़े मतलब निगेटिव नैरेटिव्स में दिया हुआ है। एक तरह से मतलब लुटेरा टाइप का या राउडी लोग जो हैं उसके को प्रोजेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो उस आंदोलन की हकीकत तो दूसरी थी। तो यही है कि आप अगर जो बहुत सारा प्रचार तंत्र भी लगा लें, सच्चाई तो नहीं छुपेगी, एनालाइज तो हो गई वो। तो वो चीज मदारी पासी के मतलब उनके चरित्र में आती है। और ये बात सही है कि अगर जो मदारी पासी इतने प्रभावी ना होते तो जो स्टेट असेंबली काउंसिल है उसमें उनका क्वेश्चन ठाकुर मशाल सिंह नहीं उठाते। उन्होंने उठाया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरे जमींदार उस समय के जो तालुकेदार वर्ग थे उसमें भय व्याप्त था मदारी पासी के प्रति। तो मदारी पासी की नेतृत्व क्षमता को मतलब आकलन करना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड कहीं कुछ हमें नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से उन पर इनाम रखा गया, 50 फोर्ड जीपें जो हैं उन्हें ढूंढती रहीं, उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये भी हाल ही में मैंने खोज में देखा है, एक आईबी रिपोर्ट में पता चला है कि हाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और लेकिन वो मेरे ख्याल है शायद 6 महीने के लिए उन्हें सजा हुई थी और उसके बाद वो छूट करके आए थे। लेकिन वो उसके बाद आपको बायोग्राफी में और बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चलेगी, और साथ साथ उस आंदोलन का हश्र भी पता चलेगा कि वही शक्तियां जो पहले से व्याप्त थी उन्होंने किस तरह से फिर उसको जो है ऑक्यूपाई कर लिया। वही मदारी पासी जो है आगे चल करके एक सभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जी। ये किताब का पार्ट नहीं है, मैं अपनी आने वाली किताब के विषय में बता रहा हूँ। उनको जो है केवल कास्ट के वजह से बोलने नहीं दिया जाता। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि किसी आंदोलन के समय सब लोग इकट्ठा हैं और आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ या वो पतन की तरफ गया तो वो सारी शक्तियां फिर वही जात पात, वही सिस्टम, वो सब फिर दोबारा उभर के आ जाता है और सिस्टम को पूरी जगह खत्म कर देता है। अब मदारी पासी ने देखिए सत्यनारायण की कथा, बाबा रामचंद्र ने रामायण को लिया, तो ये चीज हमें ये दिखाती है कि जो जिस तरह से हम इन चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं वो नहीं है, वो हमारे जो समाज में व्याप्त है। सत्यनारायण की कथा एक माध्यम है लोगों को मिलने का, बताने का। उसको हम कितना क्लिष्ट बनाते जाएं और कितना उसको जो है कास्ट ओरिएंटेड करते जाएं या किसी नैरेटिव्स में लेते जाएं वो अलग बात है। लेकिन वजह यही थी कि किसी फॉर्म में लोगों के मिलने जुलने का, बैठने का एक तरीका था कि जो अपने जो है वो अपने को किसी तरह
जो भी अपनी दुख दर्द हैं बांट सके हैं, यही चीजें होती। और मदारी पासी ने सत्यनारायण की कथा का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। आप ये देखिए, उनके आंदोलन में कहीं हिंसा नहीं थी, केवल वो जमींदार के घर के चारों तरफ घेरा डाल देते थे, और जब तक माफी नहीं मांग लेते थे या उनकी शर्तें नहीं मांग लेते थे, तब तक वो नहीं तोड़ जाते थे, और कुछ नहीं करते थे वो। तो कितनी यूनिक, गांधी जी के यूनिक प्रयोग थे सारे वो। जी जी जी। आंदोलन में हम देखते हैं कि जैसे मदारी बाबा की जय, बाबा रामचंद्र की जय और गांधी बाबा की जय, ये नारे हमको जी एक साथ, कहीं पर झिंगुरी सिंह की जय और सहदेव सिंह की जय, ये सारे एक साथ हमको दिखाई पड़ते हैं। और जी जी जैसे मदारी बाबा के ख्वाजा साहब से भी संबंध है, कृष्णा प्रसाद सिंह के साथ भी संबंध है, और गांव के जी बाकी लोगों के साथ भी संबंध है। ये जी जो जी संबंध का ये रूप है ना, कि एक इंसान जो समाज में भले ही उसकी जाति निम्न बताई गई है, अंग्रेज हुकूमत भले ही उसको अपराधी की श्रेणी में उसकी जात को डाले हुए है, लेकिन समाज में उसकी स्वीकार्यता है। इसका मतलब ये है कि हाँ। कहीं न कहीं कोई बात है जो मदारी बाबा को बाकी लोगों से अलग कर रही है। आपको क्या हमें लगता है? जी, ये हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है ना, दिक्कत यही है कि इसके अंदर बहुत डायनेमिज्म है, गतिशीलता बहुत है। ये उस रबड़ की तरह, चाहे जितना खींच लो वो आकर के अपना वो रूप ले लेती है। तो ये जो गतिशीलता है, ये जो डायनेमिक्स है, ये यही हमें सोशल सिस्टम को हमारे हेल्प करती है। अब ये बात और है कि हम वही परेशानियों में गुजर जाते हैं कि जिस तरह से उसको जो है और जटिल से जटिल बनाते जाते हैं। गांधी जी ने कभी समर्थन नहीं किया पूरे आंदोलन का, लेकिन आप ये देखिए कि सारा आंदोलन, वो जितने भी किसान थे, वो गांधी जी के नाम पर ही लड़ते थे। उनका एक ही सपना था, जो शिक्षा के स्तर के हिसाब से जो उन्हें मिलते थे, जिस तरह की बातें, उनका एक ही था कि गांधी बाबा का जब वो आ जाएगा राज, तो हमारी सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और सब मलाल उन बाबा रामचंद्र को ये नहीं था कि गांधी जी नहीं मिले, मलाल उनको ये था कि गांधी जी हमारी एक बार बात समझ लें बस। और वो अंत तक ये बात प्रयास करते रहे। जी जी। सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब एक सभा में पुलिस घेरा डालती है और उसमें पता चलता है कि मदारी बाबा यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर वो नहीं होते हैं, लेकिन जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि मैं ही मदारी हूँ। जी जी। अब ये जो भावना है, ये भावना हमको बाद में कुछ दूसरे आंदोलनों में भी नायकों के साथ जोड़ करके कि मैं ही भगत सिंह हूँ या इस तरह की चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। जी जी इससे नहीं लगता है कि जो समाज अशिक्षित था उसके अंदर इन सारे आंदोलनों ने कोई चेतना विकसित की है? बिल्कुल, ये एकदम सच बात है। चेतना विकसित की है, लेकिन वही है कि संभावक नहीं बन सके, उसका कंडक्शन नहीं हो पाया। ये एक ट्रेजेडी है। चेतना बिल्कुल, अवध के किसान आंदोलन को चूंकि मैंने देखा है, तो चेतना एकदम विकसित हुई है। वह दूसरी तरफ हम देखें तो भगत सिंह के बलिदान ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन पूरा का पूरा जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो ट्रांसफॉर्म हुआ। उसको हम देखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी भी थे, अहिंसा की बात नहीं थी। उस समय आपने देखा होगा कि अहिंसा अलग तरीके की थी, लेकिन ब्रिटिश शासन का जिस तरह से विरोध किया गया था, टेलीफोन तारे काट कर, उनके झंडे उतार कर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन था। वो अगर जो हम उसे ध्यान से देखें तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। ये बात और है कि फिर दूसरी शक्तियां आकर के उसे धीरे धीरे खत्म कर जाती हैं, और जहां जहां आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है वहां ये नहीं कर पाते, और जहां पर आइडेंटिटी लूज होती जाती है तो वो दिक्कत हो जाती है। किसान आंदोलन जो अवध का था, उसमें यही दिक्कत थी कि वो किसानों ने अपने लिए बाबा गांधी जी के नाम पर लड़ा, और धीरे धीरे जो है वो गांधी जी के सपोर्ट ना मिलने से वो आइडेंटिटी उनकी खत्म होती गई। जी। इन्होंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने
गांधी जी को हेल्प की। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पे लड़ा, समाजवाद के लक्ष्य के लिए लड़ा, लेकिन उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को उससे सहायता मिली। जी जी। जी एक बात हम देखते हैं कि जैसे बाबा रामचंद्र जो लौट करके आते हैं, जिस तरह से झिंगुरी सिंह के कहने के बाद वो विवाह संस्था में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कि वो एक दलित लड़के के साथ शादी कर लेते हैं। तो जी वहां भी वो इसलिए भी करते क्योंकि लोग बहुत तरह की बातें कहने लगेंगे, लेकिन इसके शादी करने के बाद भी वही सारी चीजें, जात को लेकर के बहुत सारी चीजें सवाल उठते हैं। जी अवध क्षेत्र में जब हम देखते हैं इस बात को, तो बहुत सारे घटनाक्रम का जो अंत होता है वो इसी तरह से होता है, या तो किसी जात को लेकर के कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी, या जी फिर इस तरह से होगा कि धर्म कहीं आड़े आ जाएगा। जी आपको क्या लगता है कि जैसे बाबा रामचंद्र भी उसका सिस्टम को अंत में समझ जाते हैं कि हालत क्या है, और उससे बहुत कुछ संघर्ष भी कर रहे हैं, मदारी जी पार्टी भी उसका दंश झेलते हैं। आपको क्या लगता है जी कि क्या इतिहास में इस सवाल को इस रूप में देखा गया है? नहीं, इतिहास में तो बार बार देखा गया है। प्रेमचंद जी की कहानियों में, पूरे दलित साहित्य में हम बार बार इस चीज का जिक्र आता है, देखते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया कि वो जहां पे जो शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको समाहित करके फिर वो अपना शेप ले लेती है, यही होता है। आज भी हमारे साथ स्थिति आप आज भी देखते होंगे, रोज घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये है। तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं खामी है। हम अपने सोशल सिस्टम को उतना उस अच्छे ढंग से परिष्कृत नहीं कर पाए स्वतंत्रता के बाद, और ये जिम्मेदारी जो है इसका खामियाजा तो जो स्वतंत्रता के बाद जो नेतृत्व है, ये उसको जिम्मेदारी लेनी जी पड़ेगी जी कि क्यों हम वैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए कि एक ऐसी जो बुराई थी जो आज को ग्लोबलाइजेशन के समय में उसके साथ साथ चलने में हमें रोकती है, तो क्यों नहीं हम कर पाए। आज हम छोटे छोटे इश्यू पे, आरक्षण पे, इस पर तमाम बहसें करते हैं, लेकिन क्या ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी नहीं है? जी जी। सर बस मैं एक दो सवाल और आपसे पूछूंगा, क्योंकि समय काफी मैं ले रहा हूँ आपका। और जी, नहीं नहीं। एक आजादी के बाद जो हम देखते हैं कि वही अवध है जहां पर इतने बड़े बड़े आंदोलन चले और किसानों ने खूब उनका साथ दिया, अपने जो उनके नेतृत्व करता थे। लेकिन बाद में जी देखते कि अवध किसान के मुद्दे पर कहीं संगठित नहीं होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम अगर छोड़ दें, अवध का हिस्सा तो कहीं भी बड़े आंदोलन के लिए हमको तैयार दिखाई नहीं पड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है, हो सकते हैं? इसको अवध का किसान आंदोलन, बात तो सबसे पहली वो यही है कि जो एक आइडेंटिटी है ना किसान की, वो अपनी आइडेंटिटी प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही है उनकी, तो वो नेतृत्व तो इधर उधर। लेकिन जो मेरा मानना है वो अवध के किसान आंदोलन के विषय में तो यही है कि जी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी जो है हमें अभी तंग करेगा ये। जी जी जी। लेकिन एक उम्मीद है कि अब किसान भी अपनी उस आइडेंटिटी के साथ खड़े हैं, और ये भी है कि हाँ वो अब किसान होने पर कोई उपेक्षा अपने मन में नहीं है, कि हम, यह हीन भावना नहीं है कि हम किसान हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। हाँ, ये चीज अभी इधर हाल के दिनों में ये चीज देखने को मिली है कि किसान अब गर्व से कहता है कि मैं किसान हूँ। जी जी। ये जैसे बहुत अच्छी बात। जी, और आपने किताब में जो कोट भी किया है कि जो दिसंबर की सभा हुई थी अयोध्या में, तो उसमें जी किसान को ही लेकर एक कविता उसमें आपने कोट की है कि मैं जी किसान जी हूँ जी। और मैं सब कुछ जानता हूँ कि कितने तरह के शोषण हाँ, होते हैं, वो सब हम कुछ हन है। किसान। जी हाँ, हो जाओ या सब होशियार। जी। और हम्म। राजस्थानी में एक किसान के नाम से कवि हैं, तो जी उनका पूरा मतलब बात कहने का ढंग सब कुछ अपना एकदम वही है। वो कहीं भी जी खड़ी बोली में बात नहीं करते हैं, वो अपनी जी उसी जी। बोली में बात करते हैं जो वो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी जरूरी है हम सभी लोगों को समझने के लिए, क्योंकि बड़े सवाल
सिर्फ खाली जरूरी नहीं कि वो तो संस्कृत भाषा में ही कहे जाएं। बड़े सवाल वो भी हैं कि जो बाबा रामचंद्र ने अवधि में 14 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से कहे, जी जी। वो भी नहीं, है। जितने भी, जी विपिन जी, जितने भी मैंने तो ये देखा, जितने भी महान काव्य हैं, जो महान ग्रंथ हैं या महान बातें हैं, वो हमेशा सरलतम शब्दों में ही कही जाती हैं। जी 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 सर, आपने किताबी दुनिया से बात की, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद विपिन जी।